नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार वेद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे एक शानदार सेशन की, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में संवैधानिक विकास की आज लास्ट क्लास है। कल हम संविधान सभा पढ़ेंगे। मेरा प्रयास है कि मैं इसको आज खत्म करूंगा। पॉलिटी में हम भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं भैया? भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास। भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास। चलिए, बहुत बढ़िया। संवैधानिक विकास। चलिए, बहुत शानदार। ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। हम यहाँ पर बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। आप कहेंगे भैया कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या पढ़ेंगे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा ये मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि बड़ा चैप्टर है तो समय लगेगा कॉन्स्टिट्यूशन। और इसकी जो क्लास नंबर है ना, ये आज क्लास नंबर कौन सी होगी? 5th। 5 क्लासेस में ये जाकर खत्म हुआ है। अगर मैं पीडीएफ से करा रहा होता तो अच्छे से इसको जल्दी से खत्म कर दिया होता, लेकिन आप लोग उसमें नहीं मानते। चलिए, हमने कल भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909 पढ़ा था। आप कमेंट करके बताइए कि भारत परिषद अधिनियम 1909 को हम किस किस नाम से जानते हैं। तो आप कहेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909 को हम भारत का जो मार्ले मिंटो सुधार कानून है उसे कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार कानून, ठीक है। हमने पढ़ा था कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब स्टार्ट हुई थी, तो आप कह देंगे सर भारत शासन अधिनियम 1900, भारत परिषद अधिनियम 1909। ये सारी चीजों को हम लोग बात करेंगे। चलिए, हाँ जी, मैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड हर उस पॉइंट को बता रहा हूं जो बहुत जरूरी है। और मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया है कि हर चैप्टर के बाद मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा पीवाईक्यू के आधार पर, ठीक है। हर चैप्टर के बाद, यानी कि अगर ये आज कंप्लीट हो जाता है समय से तो आज कराऊंगा। अगर आज कंप्लीट नहीं होता है तो संविधान सभा में इसके एमसीक्यू में कराने वाला हूं, ठीक है। चलिए, हाँ जी, नोट्स बनाएं या प्रिंट करा लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको प्रिंट आप करा सकते हैं, कैपेबल हैं, तो प्रिंट करा लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। यहां पर हम बात कर रहे थे, हम बात करेंगे आज, यहां पर हम पढ़ने वाले हैं भारत शासन अधिनियम 1909। आप कहेंगे भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919 आज पढ़ेंगे, ठीक है। आप यहां पर बताइएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार, लाजवाब। ये सारी चीजें हम पढ़ते हुए चलेंगे, तो किसी को कोई समस्या अगर यहां पर है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहां पर ये बातें हमने पढ़नी है कि भैया इसमें क्या क्या हुआ था, इसे और किस नाम से जानते हैं। तो आप कहेंगे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। कल क्लास हुई है भाई, कल मैंने क्लास ली थी। हाँ, टेस्ट तो करेंगे, लेकिन इसको कंप्लीट तो कर लें सालू जी, आज इसको कंप्लीट तो कर लें। हाँ जी, यहां पर हम बात कर रहे हैं, मुझे बताइएगा। चलिए सर, पॉलिटी सबसे हार्ड सब्जेक्ट लगता है सर, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवा देते जो एग्जाम। वाह भाई वाह, कितनी तगड़ी बात कही इन्होंने कहा कि भैया थ्योरी मत पढ़ाओ, आप केवल वो क्वेश्चन बता दो जो एग्जाम में आएंगे। जैसे कि मैं अंतर्यामी हूं, मुझे ये पता है कि इस परीक्षा में ये क्वेश्चन आएगा, मैं बस वही क्वेश्चन इन्हें लिखवा दूं और वहां जाकर आंसर कराएं। तो भैया ना तो मैं अंतर्यामी हूं, ना मैं भगवान हूं जो मुझे ये पता चल जाए कि भाई इसमें ये क्वेश्चन आएंगे। हाँ, मैं ये कह सकता हूं जहां मैं इंपॉर्टेंट लिखता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट लिखता हूं, वो बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात यहां तक? चलिए, हम बात करेंगे, हमने यहां पर बात करनी है कि इसे और हम किस नाम से जानते हैं। यहां पर हम किस नाम से जानेंगे, तो आप लोग मुझे बताइए कि भारत शासन अधिनियम 1919 को हम क्या बोलते हैं? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे इसको? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कानून। क्या बोलेंगे भैया इसको? चेम्सफोर्ड सुधार कानून, ठीक है। चेम्सफोर्ड सुधार
कानून। तो यहां पर हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे कानून कि इसका नया नाम क्या है या इसको और किस नाम से जानते हैं। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कानून के नाम से हम इसको जानेंगे। क्या यहां तक आप लोगों ने लिख लिया? यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। हम बात करेंगे कि इसके माध्यम से क्या क्या किया गया था, इसके माध्यम से क्या क्या किया गया है, ये वाली बातें आप लोग भैया पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। कह दो क्लास ले रहे हैं। चलिए, यहां तक हमने ये सारी बातें पढ़ ली हैं। यहां तक सारी चीजों को हमने पढ़ा कि भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में इसमें क्या बातें हुई। इसमें यह कहा गया था कि भैया जो भारत परिषद है, जो इंडियन काउंसिल है, इंडियन काउंसिल की बात, सॉरी, इंडिया काउंसिल की अगर मैं बात करूं, इंडिया काउंसिल के जो सदस्य हैं उनकी कम से कम संख्या कितनी कर दी गई? 8 कर दी गई, और ज्यादा से ज्यादा संख्या 12 कर दी गई। साथ में यह कहा गया कि भारत परिषद का जो खर्च होगा, जो एक्सपेंडिचर होगा, वो इंडियन रेवेन्यू से किया जाएगा। ब्रिटिश इंडियन रेवेन्यू की जगह भारतीय राजस्व से किया जाएगा। पहले कहा गया था कि भारत परिषद के सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के माध्यम से यह कहा गया कि भारत परिषद के जो सदस्य हैं इनकी संख्या कम से कम 8, ज्यादा से ज्यादा 12 होगी, लेकिन इनका जो खर्चा होगा, वेतन भत्ते होंगे, जो एक्सपेंडिचर होगा, वो ब्रिटिश रेवेन्यू से दिया जाएगा। कहां से दिया जाएगा? ब्रिटिश रेवेन्यू से दिया जाएगा। क्या ये वाली बातें आपको समझ में आ गई? इसी के माध्यम से यह कहा गया कि प्रांतों में द्विवेद शासन लागू होगा, कि प्रांतों में डीआरकी सिस्टम एक्टिवेट किया जाएगा, डीआरकी सिस्टम लागू किया जाएगा। क्या किया जाएगा भैया? द्विवेद शासन व्यवस्था लागू की जाएगी। ठीक है, हालांकि द्विवेद शासन का जनक कौन है? आप कहेंगे भैया भारत में द्विवेद शासन व्यवस्था जिसे 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्टार्ट की गई थी, उसे किस अधिनियम के द्वारा भारत में लागू किया गया? आप कहेंगे भैया एक अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1919, जिसके माध्यम से प्रांतों में द्विवेद शासन व्यवस्था लागू की गई और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, जबकि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो आप कहेंगे 1935 में, जबकि प्रांतों में वो खत्म कर दी गई थी। कहां पर? प्रांतों में वो खत्म कर दी गई थी। क्या ये वाली बातें आपने समझ ली? मैं यहां पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि प्रांतों में द्विवेद शासन व्यवस्था लागू की गई थी। प्रांतों में द्विवेद शासन, आप कहेंगे भैया प्रांतों में द्विवेद शासन व्यवस्था, द्विवेद शासन व्यवस्था, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? द्विवेद शासन व्यवस्था को इसे हम बोलते हैं डीआरकी। इसे हम क्या बोलेंगे जी? आप कहेंगे भैया इसे हम बोलते हैं डीआरकी। कि भैया डीआरकी सिस्टम, आप मुझे बताइएगा डीआरकी सिस्टम कब लागू किया गया था? डीआरकी सिस्टम लागू किया गया। ठीक है, लागू किया गया। क्या यहां तक आप लोग लिखेंगे? चलिए, डीआरकी सिस्टम यहां पर हमने लागू कर दिया। तो ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ ली कि भैया प्रांतों में द्विवेद शासन व्यवस्था कब लागू की गई थी। तो ये बात यहां पर स्टार्ट हो गई। और इसमें क्या किया गया? इसमें दूसरा पॉइंट ये था कि भैया केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू कर दी गई। क्या लागू कर दी गई? द्विसदनीय व्यवस्था। आप कहेंगे केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था जिसे हम बोलते हैं वाई कैमरल सिस्टम, जिसे हम क्या बोलेंगे? आप कहेंगे भैया वाई कैमरल सिस्टम। वाई कैमरल सिस्टम कब लागू किया गया? सिस्टम लागू किया जाता है। ठीक है, लागू किया। यहां पर द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब है कि 2 सदन होंगे, एक तो केंद्रीय विधानसभा थी और केंद्रीय विधान परिषद थी। ठीक है, क्या ये वाली बातें आपको समझ में आ गई? इसमें और क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि भैया जो भारत परिषद है, भारत परिषद के सदस्य, भारत परिषद के जो सदस्य थे, भारत परिषद के सदस्य जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मेंबर ऑफ इंडिया काउंसिल, आप कहेंगे सदस्य, मेंबर्स ऑफ इंडिया काउंसिल, इंडिया काउंसिल, मेंबर ऑफ इंडिया काउंसिल, मेंबर्स ऑफ इंडिया काउंसिल सदस्य कम से कम 8, कम से
कम 8 हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 12। कम से कम 8 और ज्यादा से ज्यादा कितने कर दिए जाएंगे? ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे भैया? 12 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 12 हो सकते हैं। आशा है आप लोग लिख रहे होंगे, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि क्लास तो ज्यादा लग गई एक टॉपिक पे, तो भैया ये टॉपिक भी बड़ा है और बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहूं तो इसे 2 दिन में भी खत्म कर सकता था, लेकिन जब मैंने आपके कमेंट्स देखे और मुझे भी, मेरी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं हर पॉइंट को बताता हुआ चलूं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। क्या यहां तक हम लोग पढ़ सकते हैं? कि भैया बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अब इनके सदस्यों का जो खर्चा है यहां पर हम लिखेंगे कि भैया भारत परिषद, आप कहेंगे भारत परिषद का जो खर्च होगा, भारत परिषद का खर्च यानी कि जो एक्सपेंडिचर होगा, यहां पर लिखिएगा कि इनका एक्सपेंडिचर कहां से किया जाएगा? एक्सपेंडिचर ब्रिटिश रेवेन्यू से किया जाएगा, ब्रिटिश राजस्व से किया जाएगा, ब्रिटिश राजस्व से किया जाएगा। ये वाली बातें आप लिखना। ब्रिटिश राजस्व का मतलब है ब्रिटिश रेवेन्यू, कि भैया कहां से होगा? ब्रिटिश रेवेन्यू से, रेवेन्यू। तो आप कहेंगे भैया ब्रिटिश रेवेन्यू से किया जाएगा। कहां से किया जाएगा? ब्रिटिश रेवेन्यू से इनका खर्चा किया जाएगा। ये वाली बात क्लियर हो गई कि प्रांतों में द्विवेद शासन व्यवस्था कब लागू की गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था कब लागू की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों लाइनें ही बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छे से समझना, ठीक है। हमने यहां पर पढ़ लिया, चलिए ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। चलिए बहुत शानदार, क्योंकि इनकी संख्या बढ़ाई और घटाई गई है, ये हमने पढ़ लिया। यहां पर किसी को कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं हो रही। अब बात आती है कि भैया जल्दी से बताइए कि जो भारत सचिव था, भारत सचिव की सहायता के लिए क्या किया गया था? एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी। क्या की गई थी? हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी। अब जल्दी जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक हमने पढ़ लिया कि भैया यहां पर हमने पढ़ लिया कि जो भारत सचिव बना था, भारत सचिव की सहायता के लिए क्या किया गया? भारत सचिव, भारत सचिव की सहायता के लिए, सहायता के लिए भारत सचिव की सहायता के लिए क्या किया गया था? कि भैया एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। क्या किया गया? एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई, नियुक्ति की गई। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर हमने ये सारी बातें लिख ली। चलिए केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं, केंद्र में प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था कब लागू होगी? प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था तो भैया केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू हो जाएगी 1919 से, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से क्या किया जाएगा कि जो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था तो 1919 से थी, लेकिन 1935 में डीआरकी सिस्टम, द्विसदनीय व्यवस्था लागू नहीं होगी, द्वैध शासन व्यवस्था लागू होगी, क्योंकि द्विसदनीय व्यवस्था तो 1919 में लागू हो गई थी। अब बची जिसको हम बोलते हैं डीआरकी सिस्टम, द्वैध शासन। द्वैध शासन 1935 में प्रांतों में खत्म कर दिया था और केंद्र में लागू कर दिया था। कहां पर? केंद्र में लागू कर दिया था, ठीक है जी। करण जी मैं बताऊंगा आप कहां 10 और 16 में कंफ्यूज हैं, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। फिलहाल आप जो मैं बता रहा हूं ये लिखते हुए चलिएगा, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने इसको पढ़ लिया, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया क्या? अब बात करेंगे जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का दायरा बढ़ा दिया। पहले केवल मुसलमानों के लिए था, 1909 में पहले केवल मुसलमानों के लिए अलग से था, लेकिन अब क्या किया गया? सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए, यूरोपियन के लिए भी शामिल कर दिया गया। तो आप कहेंगे सांप्रदायिक निर्वाचन दायरा बढ़ाया गया। क्या किया गया इसमें? यहां पर आप लिखना कि भैया सांप्रदायिक, ये चैप्टर आज लास्ट हो जाएगा,
ये चैप्टर लास्ट हो जाएगा। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। आप कहेंगे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली यानी कि कम्युनल इलेक्शन सिस्टम, कम्युनल इलेक्शन सिस्टम, इलेक्शन सिस्टम। कम्युनल इलेक्शन सिस्टम प्रणाली में अब किस किस को शामिल किया गया, मतलब 1919 के द्वारा। अब या ऐसे कह सकते हैं कि भैया इसका जो निर्वाचन दायरा था सिस्टम में मुस्लिमों के साथ साथ, या मुसलमान तो पहले ही शामिल थे तो इसमें सिख भी शामिल हो गए थे। इसमें कौन शामिल हो गए थे? सिख। इसमें सिख शामिल थे, इसमें आंग्ल भारतीय शामिल थे, आंग्ल भारतीय। आप कहेंगे इसमें आंग्ल भारतीय शामिल थे, आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन जिसे कहते हैं, जिसमें भैया ईसाई शामिल थे। कौन शामिल थे? ईसाई शामिल थे। जिसमें यूरोपियन भी शामिल थे। कौन? यूरोपियन भी। आप कहेंगे भैया यूरोपियन, यहां पर आप लिख सकते हैं कि भैया इसमें यूरोपियन भी शामिल थे, यूरोपियन भी शामिल किए गए। क्या किया गया? भी शामिल किए गए। ठीक है, शामिल किए। और जो इंपॉर्टेंट होगा किए, इसमें एक और इंपॉर्टेंट है, यहां तक लिख लीजिए। अब हम बात करेंगे साहब छठे पॉइंट के बाद सातवें पॉइंट में कि भाई महिलाओं को वोटिंग अधिकार मिला, कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला है। कौन सा अधिनियम था कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला? महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, वोट देने का अधिकार मिला। कि भैया वोटिंग राइट्स कब मिले थे? महिलाओं को अधिकार मिला। कौन सा अधिनियम था जब महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला? 1919 था। चलिए हम यहां पर बात करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया भैया, एसएससी जीडी का छोटा सा, इसका बहुत बड़ा है, इसका सिलेबस बहुत बड़ा है ना, इसमें दरोगा भी है। अच्छा, महिलाओं ने पहली बार वोट कब दिया था? प्रथम वोट कब दिया था जी महिलाओं ने? 1921 में। यानी कि महिलाओं द्वारा जो पहली बार वोट किया गया वो 1919 में किया गया। और इसमें यहां पर लिखेंगे इसके माध्यम से क्या किया गया। आठवां पॉइंट है कि भैया क्या किया गया? यूपीएससी की स्थापना यूपीएससी की स्थापना 1926 में होती है, ली आयोग की सिफारिश पर। किसकी? ली आयोग की सिफारिश पर, ली कमीशन की सिफारिश पर, आयोग की सिफारिश पर। ठीक है कि भैया यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग सिफारिश पर। यूपीएससी जानते हैं ना, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1919 भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1926 में की गई थी। क्या किया गया? 1926 में की गई थी। ठीक है, चलिए ये वाली बातें हमने यहां पर लिख ली। अब मुझे बताइए किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहां तक हमने पढ़ लिया। चलिए बहुत शानदार, हमने पढ़ लिया, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं थी। चलिए प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया था, एक तो भैया सुरक्षित विषय थे और एक आरक्षित। यानी कि इसको हम ये कह सकते हैं कि जो सुरक्षित विषय थे जिसमें पुलिस था, जिसमें न्याय था, जिसमें वित्त था, जिसमें राजस्व था। बस एक और इसमें पॉइंट लिखाऊंगा, बहुत ज्यादा पॉइंट हो गए हैं, इसमें याद करने में भी समस्या आएगी ज्यादा। ठीक है, तो मैं इसको कम ही लिखवाने का प्रयास करूंगा। तो यहां पर आप लिखेंगे कि प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। जो प्रांतीय विषय थे, प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, दो भागों में। किसमें? दो भागों में बांटा गया। चलिए अब कौन कौन से भाग थे? आप कहेंगे जी एक था आरक्षित मामले। कौन कौन से थे? रिजर्व्ड। कि भैया जो रिजर्व्ड थे, रिजर्व्ड विषय कौन कौन से थे? और हस्तांतरित विषय कौन कौन से थे? हस्तांतरित विषय कौन से थे? रिजर्व्ड विषय कौन से थे? तो आप कहेंगे रिजर्व सब्जेक्ट कौन कौन से थे? तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि हस्तांतरित कौन से थे, आरक्षित कौन से थे। आरक्षित का मतलब होता है जो रिजर्व थे, सुरक्षित थे, जैसे कि पुलिस
न्याय, वित्त, ठीक है, फाइनेंस। और आरक्षित हस्तांतरित कौन थे? जिनको ट्रांसफर किया जा सकता था, जिनको ट्रांसफर किया जा सकता था। आप कहेंगे भैया ऐसे विषय जो स्थानीय स्वशासन से संबंधित थे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन यहां पर लिख लीजिए, शिक्षा लिख लीजिए, एजुकेशन लिख लीजिए, स्वास्थ्य लिख लीजिए। आप कहेंगे स्वास्थ्य, चलिए बहुत बढ़िया, स्वास्थ्य। ये क्या थे? ये आरक्षित और हस्तांतरित में बांट दिए गए थे, ठीक है, ये जर्नल था। अब बात आती है भैया, यहां तक हमने पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे भैया किसके बारे में? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में किसने क्या कहा था? सर आप बहुत हिंदी, बहुत हार्ड वर्ड। देखिए आरक्षित हमने लिख लिया, प्रांतीय विषयों को प्रोविजनल सब्जेक्ट कहते हैं, प्रोविंशियल, प्रोविंशियल, प्रोविंशियल सब्जेक्ट, ठीक है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट। इनको ऐसे मानो, ऐसे विषय जिन पर अंग्रेजों का अधिकार था तो वो बना दिए गए थे रिजर्व्ड, ऐसे विषय जिनको अंग्रेजों से कोई लेना देना नहीं था वो बना दिए थे ट्रांसफर्ड, ठीक है। आरक्षित हस्तांतरित विषयों को बोलते हैं ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट कौन कौन से थे? स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और यहां पर आप लिखेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य। क्लियर है? चलिए अब बात आती है मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। हो सकता है एक दो बच्चे ये भी कहें कि सर इतना तो आप डीप पढ़ा रहे हैं, इतना डीप तो नहीं आता है ना। बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा ये भी कह सकते हैं कि सर इतना डीप क्यों पढ़ा रहे हैं? भैया डीप इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप दरोगा बैच की भी तैयारी, आप दरोगा की भी तैयारी कर रहे हैं, आप कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं। अगर ये बताइए यहां से क्वेश्चन अगर बने तो आप नहीं कर पाए तो फिर आप मुझे ही तो गाली देंगे कि भैया अजीत सर से पढ़ते थे तो अजीत सर ने पता नहीं ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया, है ना। फिर आप ये कह दोगे कि सर ने तो ऊपर ऊपर से करा दिया जी, है ना, तो फिर आप लोग मुझे ही बोलोगे। ठीक है वैभव जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा कि भैया यहां पर कि प्रांतों में द्विवेद शासन व्यवस्था लागू कर दी गई थी, प्रांतों में द्विवेद शासन व्यवस्था लागू कर दी गई थी। कौन सा अधिनियम था? जब प्रांतों में डीआरकी सिस्टम लागू किया था तो भारत शासन अधिनियम 1919 था। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब मैं यहां पर लिख दूं कि भैया क्या किया गया था कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब है कि एक तो बना दी गई थी केंद्रीय विधानसभा, तो ऑलरेडी थी केंद्रीय विधान परिषद, विधान परिषद जिसे हम बोल सकते हैं इंग्लिश में, इसे बोलते हैं हम सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक हम पढ़ेंगे केंद्रीय विधान सभा, केंद्रीय विधान सभा, विधान सभा जिसे हम क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर है कि दो भागों में बट गई थी, है ना। आगे बात करेंगे कि भारत परिषद के सदस्य कम से कम इसमें 8 हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 12। भारतीय परिषद का खर्च जो है, इनके सदस्यों का वेतन भत्ता कहां से आएगा? ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा। ठीक है चलिए ये हमने पढ़ लिया यहां तक। अब हम बात कर लेते हैं कि साहब ये वाली बातें हमारी हो गई, ये वाली बातें हमारी हो गई। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो होगा भारत शासन अधिनियम 1935। बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है 1935। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि इससे संबंधित कथन, इससे संबंधित कथन स्टेटमेंट आते हैं। कांस्टेबल, बिहार कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था स्टेटमेंट कि भैया भारत शासन अधिनियम 1935 को दासता का या गुलामी का कह लें, दासता का कह लें, यहां पर हम लोगों ने ये पढ़ना है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही यहां तक? चलिए बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक हम पढ़ेंगे कि भैया ये बताइए गुलामी का नया अधिकार पत्र किसने कहा था? कि भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? गुलामी का अधिकार पत्र चार्टर ऑफ
चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा था? तो आप जल्दी से बताइएगा। बहुत बढ़िया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि भैया भारत शासन अधिनियम 1935 एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक बहुत हैं लेकिन इंजन नहीं है, इंजन एक भी नहीं है। तो इसके बारे में किसने कहा था कि गुलामी का अधिकार पत्र। आप मुझे बताइए कि गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा? अधिकार पत्र, यहां पर आप लोग लिख लेना कि भैया गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा? गुलामी का अधिकार पत्र, जिसे हम क्या बोलते हैं? चार्टर ऑफ स्लेवरी। आप कहेंगे चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा था? जल्दी से बताइए कि अधिकार पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। किसने कहा जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? भारत शासन अधिनियम 1935 को नेहरू ने कहा। ठीक है जी, कहा। यहां पर हमने पढ़ लिया। बहुत अच्छे से आप लिखेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? गुलामी का अधिकार पत्र कह लें या भैया चार्टर ऑफ स्लेवरी कह लें, ये स्टेटमेंट किसका था? तो आप कहेंगे ये नेहरू जी का था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और क्या कहा था? तो ये भी स्टेटमेंट है यहां पर, ये पहला स्टेटमेंट होगा। दूसरा स्टेटमेंट ये होगा कि ये कार कहा था भारत शासन अधिनियम 1935 उस कार के समान है जिसमें ब्रेक तो बहुत हैं लेकिन इंजन एक भी नहीं है। गौरव कुमार कह रहे सर पॉलिटी को हलवा कर दिया। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। यहां भी हम बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा था, इन्होंने इसकी तुलना किससे की थी? इन्होंने कहा था कि एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक बहुत है लेकिन इंजन एक भी नहीं है। यह ऐसी कार है जिसमें इंजन बहुत, जिसमें ब्रेक बहुत हैं लेकिन इंजन एक भी नहीं है। ये किसने कहा था? नहीं है। तो ये भी किसने कहा था? ये भी कहा था भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए, किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। यहां तक आप लोगों ने लिख लिया। मदन मोहन मालवीय जी कहते हैं कि यह अधिनियम बाहर के जनतंत्रात्मक है लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला है। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है कि यह अधिनियम बाहर से प्रजातांत्रिक है। क्या है जी? बाहर से इसको प्रजातंत्र कहा कि भैया ये डेमोक्रेटिक है, कि बाहर से तो जनतंत्रात्मक है, प्रजातंत्रात्मक है। बाहर से कैसा है? बाहर से जनतंत्रात्मक है, जनतंत्रात्मक, जिसे डेमोक्रेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डेमोक्रेटिक है लेकिन अंदर से खोखला है। लेकिन अंदर से कैसा है? अंदर से खोखला है। क्या है? खोखला। चलिए, खोखला है। यहां पर मैं आपसे बात करता हूं, आप कहेंगे भैया ये मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था। किसने? मदन मोहन मालवीय ने कहा था। मालवीय ने। ठीक है, ये वाले स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं मैं आप लोगों को। यहां पर हमने लिख लिया। चलिए, बहुत बढ़िया। मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि ये सड़ा हुआ है, पूर्णतया अस्वीकार्य है। कि भैया इसको सड़ा हुआ किसने कहा था? यह अधिनियम बिल्कुल सड़ा हुआ है। ठीक है, यह अधिनियम बिल्कुल सड़ा हुआ है। ये किसने कहा था? बिल्कुल सड़ा हुआ है। ये किसने कहा था? आप कहेंगे मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने कहा था? मोहम्मद
अली जिन्ना, अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए यहां तक हमने लिख लिया। अब हम बात करेंगे कि साहब इसमें और क्या क्या हुआ था। ये तो हो गए कथन जो इंपोर्टेंट थे, ये तो हो गए कथन जो बहुत महत्वपूर्ण थे। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं, यहां पर जल्दी जल्दी से बताइएगा कि साहब ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ था कि जब यहां पर हमने बातें की कि इसको लेकर मतभेद हुए। साइमन कमीशन क्या कहता है? साइमन कमीशन ने कहा कि ये जो अधिनियम आया है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे भारतीय लोगों को अधिकार मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अधिकार मिलेंगे। तो यहां पर हम पढ़ेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 में कुल अनुच्छेद कितने थे? कुल अनुच्छेद कितने थे? इसमें टोटल आर्टिकल्स कितने थे? आप कहेंगे टोटल आर्टिकल्स कितने थे? टोटल आर्टिकल की बात हो रही है। टोटल आर्टिकल इसमें थे 321। कि भारत शासन अधिनियम 1935 में टोटल आर्टिकल 321 थे। आप कहेंगे भैया इसमें भाग कितने थे? इसमें अनुसूचियां कितनी थी? इसमें भाग यानी कि पार्ट्स कितने थे? केवल भारत शासन अधिनियम 1935 की बात कर रहा हूं तो भाग इसमें कितने थे? 14। अनुसूचियां थी 10। अनुसूचियां कितनी थी इसमें? अनुसूचियां थी भैया इसमें 10। ठीक है, शेड्यूल कहते हैं इनको। क्या लिखते हैं? अनुसूचियों को शेड्यूल्स लिखते हैं। शेड्यूल्स कितनी थी? 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया यहां तक आप लोग, मेरी रिक्वेस्ट है कि इनको जरूर पढ़ना। स्टेटमेंट को ये भैया आते हैं आपके बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे संबंधित। ठीक है, यहां पर हमने ये पढ़ लिया सारा, हमने ये बातें भी कर ली। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए। अब मैं बात करूंगा भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या क्या चीजें दी गई थी। इसमें क्या क्या चीजें दी गई थी? इंग्लिश में भी लिखते, इससे मुझे नोट्स बनाने में प्रॉब्लम। सर इंग्लिश में नहीं लिखते। इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूं मैं, देखिए हर जगह तो मुझे लग रहा है कि मैं पॉइंट इंपोर्टेंट लिख ही रहा हूं। ऐसी कार है जिसमें ब्रेक बहुत हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लें। अब हम बात करेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या क्या हुआ था। चलिए हमने बात करनी है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा क्या क्या बातें हुई, उसके प्रावधान क्या थे। प्रावधान ये थे कि प्रांतों को आधी स्वतंत्रता मिल गई। प्रांतों को स्वतंत्रता मिल गई मतलब प्रोविंशियल इंडिपेंडेंस। प्रांतीय स्वतंत्रता मिली, प्रोविंशियल इंडिपेंडेंस मिली। प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया और केंद्र में लागू कर दिया। ठीक है जी, इसके माध्यम से क्या मिला? प्रांतीय स्वतंत्रता मिली, प्रांतीय स्वतंत्रता मिली। भारत शासन अधिनियम स्वतंत्रता, तंत्रता, आप कहेंगे प्रांतीय स्वतंत्रता जिसे हम बोलते हैं प्रोविंशियल, प्रोविंशियल, प्रोविंशियल इंडिपेंडेंस, प्रोविंशियल इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंस, प्रोविंशियल इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता मिल गई। इसका मतलब है कि भारत को आधी स्वतंत्रता मिल गई। दूसरा पॉइंट यह है कि प्रांतों के द्वैध शासन को समाप्त कर, प्रांतों के द्वैध शासन, द्वैध शासन, द्वैध शासन जिसे हमने क्या पढ़ा है? डीआरकी सिस्टम। द्वैध शासन का मतलब है कि इसको हमने क्या पढ़ लिया? डीआरकी सिस्टम। कि डीआरकी सिस्टम को यहां पर क्या कर दिया? द्वैध शासन डीआरकी सिस्टम को समाप्त किया, को समाप्त कर केंद्र में लागू कर दिया। कहां लागू किया? केंद्र में लागू कर दिया। ठीक है, लागू किया। चलिए द्वैध शासन प्रांतों में कब लागू हुआ था? 1919 के द्वारा। समाप्त कब किया? 1935 के द्वारा। केंद्र में कब लागू किया? 1935 के द्वारा। इसी के द्वारा और क्या किया गया? इसी के द्वारा भैया क्या किया गया? संघीय न्यायालय बनाया गया। क्या किया गया? संघीय न्यायालय बनाया गया। संघीय न्यायालय जिसे हम कहते हैं फेडरल कोर्ट बनाया गया। क्या किया गया? फेडरल कोर्ट बनाया गया। आप कहेंगे भैया फेडरल कोर्ट, तो हमने पढ़ लिया फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई,
की स्थापना, फेडरल कोर्ट की स्थापना। और ये फेडरल कोर्ट कब बनाया गया था? फेडरल कोर्ट कहां पर और कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1 अक्टूबर 1937 में। ये कहां बना था? दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। अब आपको कमेंट करके बताना है कि जब संघीय न्यायालय बनाया गया था, जब संघीय न्यायालय बनाया गया था तो इसमें कितने जजेस थे, कितने मुख्य न्यायाधीश थे? को मुख्य न्यायाधीश कौन था? अन्य जज कौन कौन थे? भारतीय जज थे या नहीं? ये आप मुझे बताइए। चलिए आप यहां पर बता देंगे जी। संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 में हो गई थी। ठीक है, अब यहां पर बताना कि इसमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश, कि भैया इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन कौन थे? जल्दी से बताइए। मुख्य न्यायाधीश कि इसमें चीफ जस्टिस कौन थे? फर्स्ट चीफ जस्टिस, फर्स्ट चीफ जस्टिस, फर्स्ट चीफ जस्टिस जिनका नाम था मोरिस ग्वेर। क्या नाम है भैया? आप कहेंगे मोरिस ग्वेर, मोरिस ग्वेर। अच्छा, इसमें अन्य जजेस कितने थे? अन्य जजेस कितने थे? आप कहेंगे अन्य जज। अदर जजेस कितने थे? अदर जजेस कितने थे? अदर जजेस यहां पर आप पढ़ लीजिए कि अन्य जो जजेस थे उनकी संख्या कितनी थी? अन्य जजेस की संख्या थी भैया 6। अब इसमें 4 तो अंग्रेज थे, 4 अंग्रेज जज थे, 4 अंग्रेज जज थे और 2 भारतीय थे। 2 भारतीय जज कौन कौन से थे? कमेंट में बताइए कि साहब 2 भारतीय जज थे, जिनमें कौन कौन थे? आप कहेंगे भैया जिसमें एक नाम है M.R. जैकब। क्या नाम है? M.R. जैकब। M.R. जैकब साहब थे और एक थे शाह मोहम्मद सुलेमान। कौन थे जी? शाह मोहम्मद सुलेमान, शाह मोहम्मद सुलेमान। ठीक है जी, सुलेमान। यहां पर हम लोग लिख लेंगे शाह मोहम्मद सुलेमान। तो ये वाली बातें हमने यहां पर लिख ली कि भैया और क्या हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 11 प्रांतों में चुनाव कराए गए थे। कितने प्रांतों में? आप कहेंगे जी 11 प्रांतों में चुनाव कराए गए थे, जिनमें 11 प्रांतों में क्या हुआ था? आप कहेंगे जी 11 प्रांतों में तो क्या हो गया था? चुनाव हो गए थे। अब ये चुनाव किस में कराए गए थे? ये चुनाव 11 प्रांतों में हुए थे, जिसमें कांग्रेस को 8 में भैया सरकार बनाने का मौका मिला, 5 में बहुमत से और 3 में गठबंधन से। ठीक है, ये वाली बातें आपने लिखनी है। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर हम लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल आदित्य जी, यहां तक हमने लिख लिया कि भैया क्या किया गया? इस अधिनियम द्वारा 11 प्रांतों में चुनाव कराए गए। 11 प्रांतों में चुनाव हुए, प्रांतों में चुनाव कराए गए। कि भैया इलेक्शन कितने प्रांतों में हुआ था? आप कहेंगे इलेक्शन। चलिए यहां पर हमने बात कर ली है, यहां पर हम बात करेंगे इलेक्शन 11 प्रांतों में हुए, जिसमें कांग्रेस को आप कहेंगे जिसमें कांग्रेस ने कितने प्रांतों में चुनाव जीता? कांग्रेस ने 8 प्रांतों में। कितने? 8 प्रांतों में। 8 प्रांतों का मतलब है 5 में बहुमत में मेजॉरिटी, 5 में मेजॉरिटी, 5 में कांग्रेस ने मेजॉरिटी यानी कि बहुमत से, एवं 3 में अलायंस किया, गठबंधन किया। क्या किया? गठबंधन। कि भैया 3 में गठबंधन से 8 प्रांतों में क्या किया? 8 प्रांतों में सरकार बनाई। क्या कर लिया जी? सरकार। तो कांग्रेस की सरकार कितने प्रांतों में बनी थी? तो 8 प्रांतों में, जिसमें बहुमत में कितने थे? बहुमत में कितने थे? आप कहेंगे बनाई। आप कहेंगे बहुमत में थे 5 और 3 गठबंधन। आगे बात कर लेते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया कि साहब ये बताइए कि जो बहुमत में थे, बहुमत में कौन कौन से प्रांत थे? जैसे कि कांग्रेस को बहुमत किस किस में मिली थी? तो बहुमत में जैसे कि मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। ठीक है, आप कहेंगे मद्रास था।
आप कहेंगे भैया मद्रास के साथ साथ बिहार उड़ीसा था, बिहार उड़ीसा, उस समय उड़ीसा हुआ करता था, आज की डेट में उड़ीसा है। आप कहेंगे मध्य प्रांत, मध्य प्रांत, और भैया आप कहेंगे कौन सा था मध्य प्रांत के साथ साथ संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस जिसे वर्तमान में यूपी कहते हैं, संयुक्त प्रांत। इनमें तो कांग्रेस ने गठबंधन से या बहुमत से, तो आप कहेंगे भैया इनमें बहुमत से सरकार बनाई थी। कैसे बनाई थी? बहुमत से सरकार बनाई थी। ठीक है जी, कैसे बहुमत से सरकार बनी थी। चलिए यहां पर हम बात कर लेते हैं तीन प्रांतों की। अगर मैं बात करता हूं तीन प्रांत में जैसे कौन कौन से हैं, जैसे कौन कौन से हो जाएंगे, तो आप मुझे बताना कि यहां पर साहब कौन कौन से होंगे। जैसे बंबई, असम, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। बंबई में कांग्रेस ने गठबंधन किया था, बंबई है, असम है, बंबई, असम, और आप कहेंगे पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, सीमा प्रांत, सीमा प्रांत। ठीक है, इनमें भैया कांग्रेस ने गठबंधन से सरकार बनाई थी। गठबंधन का मतलब होता है किसी के साथ सरकार बनाना। ये बात हमारी हो गई। अब पंजाब बचा कि भैया पंजाब में क्या हुआ है, पंजाब में किसकी सरकार बनी थी और बंगाल में किसकी सरकार बनी थी। पंजाब में किसकी सरकार थी और बंगाल में। चलिए आगे ही लिखता हूं, क्योंकि 11 प्रांतों में 8 में तो सरकार बन गई। आप कहेंगे भैया कौन सा नंबर पॉइंट था? चौथा, चौथा है जी। 5वें नंबर पे चलते हैं। पंजाब में किसके सहयोग से सरकार किसकी बनी थी? तो आप बताएंगे पंजाब में यूनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी, मुस्लिम लीग के सहयोग से। किसके सहयोग से? मुस्लिम लीग के सहयोग से। ठीक है, बाद में अगर बात करते हैं कि भैया क्या हुआ कि बंगाल में भी किसकी सरकार बनी? मुस्लिम लीग के सहयोग से कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी। पंजाब में किसकी? यूनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, यूनिस्ट पार्टी, यूनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, सरकार। अच्छा, इसको सहयोग किसने दिया था? सरकार बनी थी। इसको सहयोग किसने दिया था? और छठे नंबर पे आप पढ़ सकते हैं, यहां पर हम बात करेंगे बंगाल में किसकी सरकार बनी थी? कृषक प्रजा पार्टी की। बंगाल में आप कहेंगे भैया कृषक प्रजा पार्टी। किसकी? कृषक प्रजा पार्टी। अब आप बताइए कृषक प्रजा पार्टी, इन दोनों को सहयोग किसने किया था? पार्टी की सरकार बनी। क्या बन गई? सरकार। इन दोनों को सहयोग किसने किया था? ये किसके सहयोग से सरकार बनाई थी इन्होंने? सहयोग। तो आप कहेंगे किसके सहयोग से सरकार बना दी थी? तो मुस्लिम लीग के सहयोग से। किसके? मुस्लिम लीग के सहयोग से, लीग के सहयोग से। ठीक है, सहयोग मुस्लिम लीग के सहयोग से। चलिए यहां तक हमने पढ़ लिया, मुस्लिम लीग के सहयोग से। क्लियर है? अब आगे बात करते हैं कि भैया नोट देखिएगा कि 8 प्रांत पहले हो गए, 9, 10, एक बचा सिंध। सिंध में भैया, सिंध में सहकारी सहयोग से सरकार बनी। किससे? सहकारी, यानी कि अंग्रेजों के सहयोग से। सहकारी सहयोग से, सहयोग से सरकार बनी। सहकारी सहयोग से, सहकारी सहयोग से सरकार बनी। क्या बन गई जी? सरकार बनी। यहां तक हम लोग लिख लेंगे, बनी। कोई दिक्कत? किसी को कोई समस्या? चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक हमने पढ़ लिया। ठीक है, सहकारी या गवर्नमेंट एसोसिएशन कह सकते हैं, गवर्नमेंट एसोसिएशन के सहयोग से। अब हुआ क्या? हुआ क्या भैया, यहां पर देखना कि कांग्रेस के द्वारा 8 प्रांतों से सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया। 28 महीने सरकार चलाने के बाद अक्टूबर 1939 में कांग्रेस ने सभी राज्यों से, सभी प्रांतों से अपना इस्तीफा दे दिया, सामूहिक त्यागपत्र दिया, रेजिग्नेशन दे दिया। ठीक है, क्या दे दिया? सामूहिक। सहकारी सहयोग अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो आप लिखिए भैया गवर्नमेंट एसोसिएशन, गवर्नमेंट एसोसिएशन, एसोसिएशन।
ठीक है, से सरकार बन गई, गवर्नमेंट बन गई, ठीक है, सरकार बनी। अब बात आती है कि कांग्रेस ने क्या किया। यहां पर हम लिखेंगे कांग्रेस द्वारा 28 महीने बाद, 28 माह, मंथ्स, ठीक है, के बाद सामूहिक त्याग पत्र दिया, सामूहिक कलेक्टिव रिजाइन, सामूहिक त्याग पत्र दिया, त्याग पत्र यानी कि कलेक्टिव रेजिग्नेशन, ठीक है जी, दिया, कलेक्टिव त्याग पत्र दे दिया। और ये त्याग पत्र कब दिया? त्याग पत्र आप कहेंगे कलेक्टिव रिजाइन कब दिया था? अक्टूबर 1939 में। अक्टूबर 1939 में क्या कर दिया? त्याग पत्र दिया, ठीक है जी, दिया। चलिए, अब क्या होता है कि इस खुशी में मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया, ठीक है। मुस्लिम लीग ने क्या किया? मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के त्याग पत्र को, सामूहिक त्याग पत्र को मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। मुक्ति दिवस को मुक्ति दिवस ही लिखना, इसको मुक्ति दिवस ही लिखना भैया, मुक्ति दिवस मनाया। चलिए, यहां पर हमने लिख लिया, ठीक है जी। अच्छे से आप लोग ये सारे पॉइंट लिखिए। अभी आपको लग रहा होगा कि इतना डिटेल क्यों करा रहे हैं, ये सब तो नहीं होगा, ठीक है, ये सब तो नहीं होगा, ये सब ही होगा। चलिए, ये वाली बातें हमने लिख ली। किसी को कोई समस्या यहां तक? मुझे बताइए यहां पर और क्या किया गया था, और क्या किया गया। मेरे दोस्त आदित्य कह रहे हैं सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद भैया आदित्य। चलिए, शानदार। तो ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़नी है, यहां तक हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, यहां तक हम लोग पढ़ रहे हैं। इनको हमने बात करनी है कि और क्या किया गया था। और आप लोग मुझे बताइए कि भैया बर्मा, इसी अधिनियम द्वारा बर्मा जो वर्तमान म्यांमार है, बर्मा जिसे हम वर्तमान में म्यांमार के नाम से जानते हैं, म्यांमार को 1937 में भारत से अलग किया गया, अलग किया। चलिए, आज ये चैप्टर हो गया दी एंड। कल होगी संविधान सभा, और आज एमसीक्यू का टाइम भी नहीं बचा, ठीक है। तो कल हम संविधान सभा पढ़ेंगे और इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो सारी चीजें हमने पढ़ ली, ठीक है। ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है, भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।